नमस्कार दोस्तों, चलो ट्यूशन करिए में मैं विजय कुमार दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं 29 जुलाई को गवर्नमेंट ने नए एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस किया है। तो आज की वीडियो में हम उस नई एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में ही सीखेंगे। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो आज तक हमारे देश में 3 एजुकेशन पॉलिसीज को लॉन्च किया गया है, जो कि सबसे पहली पॉलिसी आई थी 1968 में, फिर दूसरी आई 1986 में, जिसे अगेन 1992 में दोबारा अमेंड किया गया। और ये जो पॉलिसी आई है, जो कि हमारी मतलब थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, इसे एचआरडी मिनिस्ट्री ने 29 जुलाई को पब्लिक किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो इस पॉलिसी में एज अ स्टूडेंट आपके लिए क्या है, बोर्ड एग्जाम्स के बारे में और किन किन चीज़ों में क्या क्या बदलाव होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर आपको इसमें जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस पूरे वीडियो को मैंने बेसिकली 6 सेगमेंट में डिवाइड किया है, जिसमें कि सबसे पहले हम स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम लैंग्वेज या किस भाषा में पढ़ाया जाए इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी, फिर फाइनेंस और फिर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की। तो स्कूल एजुकेशन में जो 10+2 का पुराना फॉर्मेट था, अब उसे चेंज करके 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। 10+2 जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप और हम यहाँ या फिर यहाँ पे जितने लोग बड़े लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने 10+2 के फॉर्मेट में ही पढ़ाई की होगी, जिसमें कि आप 1 से 10 तक सारे कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उसके बाद 11th और 12th में आपको एक सेलेक्टिव सब्जेक्ट स्ट्रीम लेकर के पढ़ाई करनी पड़ती है, आर्ट, साइंस या कॉमर्स। मगर अब उस सिस्टम को स्क्रैप कर दिया गया है और एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो कि है 5+3+3+4। इसका मतलब क्या है, जरा डिटेल में समझते हैं। तो जो पहले 5 साल की पढ़ाई है, जिसे फाउंडेशन लेवल एजुकेशन कहा जाता है, ये अप टू क्लास 2 तक चलेगा, जिसके तहत कि जो हमारा जो बेसिक लेवल का एजुकेशन है, जैसे कि शहरों में आप लोगों ने देखा होगा नर्सरी होता है, केजी होता है, अपर केजी होता है और उसके बाद फिर 1 क्लास आता है। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई सीधे क्लास 1 से स्टार्ट होती है, उससे पहले की पढ़ाई आंगनवाड़ी सेंटर्स में होती है। तो अभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि मतलब जो आंगनवाड़ी है वहीं पे बच्चों का बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन कराया जाएगा, और जो पहले 5 साल होंगे उसे फाउंडेशन लेवल माना जाएगा, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्लास 2 तक चलेगा, यानी कि प्रिपरेटरी लेवल से क्लास 2 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 3 से 5 साल की, जो क्लास 3 टू क्लास 5 होगा, जिसे प्रिपरेटरी लेवल कहा जाएगा। फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो क्लास 6 से क्लास 8 होगा, जिसे मिडिल लेवल कहा जाएगा। और फिर क्लास 9 से क्लास 12, जिसे सेकेंडरी कहा जाएगा, जो कि 4 साल का होगा। तो जो फाउंडेशन स्टेज है, जो कि 5 साल का है, उसमें 3 years ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन होगा, और उसके बाद जो अगले 2 साल होंगे उसमें स्टूडेंट क्लास 1 और क्लास 2 की पढ़ाई करेंगे। तो जो ये प्री प्राइमरी वाला पार्ट है, ये सरकारी स्कूलों में पहले नहीं हुआ करता था, वहां पे एजुकेशन क्लास 1 से स्टार्ट होती थी। तो अब उसे जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन को भी जो है प्री प्राइमरी लेवल को इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो नेक्स्ट लेवल है वो है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 3 सालों का होगा, यानी कि क्लास 3 से लेके क्लास 5। नेक्स्ट लेवल जो होगा वो मिडिल स्टेज कहा जाएगा, जो कि 3 सालों का होगा, यानी क्लास 6 से क्लास 8 तक। और जो सेकेंडरी स्टेज होगा वो 4 साल का होगा, यानी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। तो अब ये जो पहले एक हार्ड सेपरेशन हुआ करता था क्लास 10th के बाद, जिसमें कि आप आर्ट, साइंस या कॉमर्स लेते थे, अब आपको सब्जेक्ट को चूज करने का अपॉर्चुनिटी, यानी चूज करने का ऑप्शन क्लास 9th में मिल जाएगा। वहीं से आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेकर अपने पसंदीदा सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन बना करके आगे एग्जाम दे सकते हैं। तो एज पर राइट टू एजुकेशन, जो पहले मैंडेटरी स्कूलिंग ईयर्स थे वो थे 6 से लेके 14 ईयर्स तक। लेकिन जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत जो मैंडेटरी स्कूलिंग टाइम है वो 3 से लेकर के 18 साल तक कर दिया गया है। हालांकि ये सिर्फ एक पॉलिसी है और अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। अब गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को लेकर थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रही है। क्रिटिसिज्म इस बात पे हो रही है कि गवर्नमेंट जो है वो आंगनबाड़ी के ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों के प्री प्राइमरी स्कूलिंग के लिए। मगर जैसा कि देखा गया है कि जो आंगनबाड़ी के टीचर्स जो हैं, वो लोग ना ही प्रॉपरली इक्विप्ड होते हैं, ना ही प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने उनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे नए नए प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे तरीके से हो सकता है।
बात करते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की, जो कि मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो जवाब है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। हाँ, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस को ज़रा कम ज़रूर कर दिया गया है। अब ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाएगा कंसेप्ट और नॉलेज के एप्लीकेशन के ऊपर। अब बोर्ड एग्ज़ाम साल में 2 बार हुआ करेंगे, जिसमें से कि अगर आपका कोई एक एग्ज़ाम खराब हो भी जाता है तो आपको दोबारा मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, और उसी में जो तो दोनों एग्ज़ाम में से जिस एग्ज़ाम के ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे उसी को आपका फाइनल मार्क्स माना जाएगा। साथ ही आपको सब्जेक्ट्स को लेकर चॉइसेस भी दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन होगा उसका मीडियम लेवल पेपर आप चूज कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन होगा कि उसका एडवांस लेवल पेपर आप चूज कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपको मैथ्स में ज़रा प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि मैथ्स में आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा। एक तो ये होगा कि आप उसका मतलब जो मीडियम लेवल पेपर ऑप्ट कर सकते हैं, और दूसरा होगा कि आप उसका एडवांस लेवल ऑप्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि इस साल से सीबीएसई ने ये सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे कि बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल में पेपरों को डिवाइड किया था, और स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस था कि वो फॉर्म फिलअप करने से पहले वो चूज कर सकते थे कि उन्हें मैथ्स में बेसिक लेवल लेना है या एडवांस लेवल लेना है। साथ ही में क्लास 10th के बाद कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा अलग अलग स्ट्रीम्स में। जैसे कि अभी का जो करंट पैटर्न है वो ये है कि 10th के बाद आपको चूज करना पड़ता है कि आप आर्ट्स में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, साइंस में जाएंगे। अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। अब आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे, यानी कि आप केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस लेके भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स के साथ हिस्ट्री लेके भी पढ़ सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शंस होंगे। तो इस चीज़ को भी नई एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, को करिकुलम और दूसरे वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी बराबर का वेटेज दिया जाएगा, यानी कि स्पोर्ट्स और फाइन आर्ट्स के जो आपके मार्क्स होंगे उनकी उतनी ही अहमियत, उतनी ही वैल्यू होगी जितने कि आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री के मार्क्स की है। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पीयर असेसमेंट मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये पीयर असेसमेंट मॉडल क्या है? इसमें यह होगा कि किसी भी स्टूडेंट को टीचर्स तो जो मार्क्स देते हैं, जो असेसमेंट करते हैं वो करेंगे ही, साथ में उनके फ्रेंड्स भी उनको मार्क्स देंगे और वो खुद को भी मार्क्स देंगे। तो सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट को कंबाइन करके किसी स्टूडेंट का फाइनल असेसमेंट बनाया जाएगा। अब ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाएगा बच्चों के चीज़ों को एनालाइज करने के स्किल पे, उनके क्रिटिकल थिंकिंग पे और उनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे इम्प्लीमेंट कब तक किया जाएगा, कब तक इसके इम्प्लीमेंट होने की संभावना है। तो देखिए, टीचर्स की ट्रेनिंग और सिलेबस में बदलाव तो इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया जाएगा, और आई होप अभी तक स्टार्ट हो भी चुका होगा, ताकि ये जो असेसमेंट का सिस्टम है इसे कम से कम 2022-23 तक लॉन्च किया जा सके। अब एक क्लैरिटी इस बात में ले लेते हैं कि कौन से बच्चे होंगे जो कि ये नए वाले सिस्टम में बोर्ड एग्जाम देंगे। तो मान के चलिए कि अगर आपने इस साल क्लास 10 पास किया, यानी 2020 में आपने क्लास 10 पास किया, तो आप 12th का एग्जाम देंगे 2022 में। मगर 2022 तक इस नियम के लागू होने की संभावना बहुत कम है। मगर 2023 तक होपफुली ये जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब ये देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट कितनी तेजी से काम करती है और इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो अब कोई भी बच्चा अगर इस वक्त क्लास 8th में है तो वो 2023 में क्लास 10th में होगा, और वो बच्चा इस नए सिस्टम से, इस नए बोर्ड वाले पैटर्न से एग्जाम को देगा। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी कि एनसीएफएससी ने ऑलरेडी सिलेबस में बहुत सारे बदलाव करने शुरू कर दिए हैं, और एनसीईआरटी ने भी उनको अपने बुक्स में इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत कर दी है, ताकि 2020-21 के अंदर ही ये सिलेबस में जितने बदलाव करने हैं वो कर लिए जाएं, और 2022 तक नया सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ताकि जो असेसमेंट की प्रक्रिया है उसे भी जल्द से जल्द लागू की जा सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है लैंग्वेज को लेके, यानी कि पढ़ाए जाने का जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि बच्चों को उनके मदर टंग में पढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे अपने मदर टंग में चीज़ों को सीखते हैं उसको लेकर के उनका कंसेप्ट जो है बहुत स्ट्रांग होता है। तो पॉलिसी ये कहती है कि अप टू क्लास 5th और हो सके तो क्लास 8 तक या उसके बाद भी बच्चों को उनके मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। और ये जो नियम है इसे प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल दोनों की, पब्लिक स्कूल यानी जो गवर्नमेंट स्कूल, दोनों को ही फॉलो करना चाहिए। तो
अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, ऐसा माना गया है कि जो बच्चे अपने मदर टंग में चीज़ों को सीखते हैं या एक से ज़्यादा भाषा में चीज़ों को सीखते हैं, जो है उनका दिमाग कंपैरेटिवली तेज़ चलता है और वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसीलिए 2 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं, अगर उन्हें 3 भाषाएँ भी सिखाई जाएँ, तो उन्हें बहुत जल्दी सीख लेते हैं और उनमें जो उनकी समझ है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जो कि हमारे पिछले एजुकेशन पॉलिसी में भी था, इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूले के तहत ये कहा गया है कि उन 3 लैंग्वेजेस में से कम 1 लैंग्वेज जो है वो फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है और बाकी 2 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो मान के चलिए कि अगर 1 लैंग्वेज इंग्लिश है, तो बाकी 2 लैंग्वेज इंडियन होनी चाहिए, उसमें एक हिंदी हो सकती है और एक लोकल लैंग्वेज हो सकती है। तो ये जो बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाए जाने वाली बात है, इसको लेकर के बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है। जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ये एक अनइक्वल लर्निंग पैटर्न को बढ़ावा देता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तो इसको फॉलो करेंगे, मगर प्राइवेट स्कूल के लिए ये फॉलो करना मैंडेटरी नहीं होगा और प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो है इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। अब जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे वो जाहिर सी बात है कि कई क्षेत्रों में जो लोकल लैंग्वेज में पढ़े हुए बच्चे हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा उनको एज मिलेगा। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इंटरनेट में या किसी भी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फील्ड में जो जहाँ आज भी इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, वहाँ पे उन बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ कर आए हैं कंपेयर टू वो बच्चे जो बच्चे की लोकल लैंग्वेज में सीख कर आए हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म है इस पॉइंट का। दूसरा जो है वो ये है कि जिन लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब है, मान के चलिए कोई बंदा अगर यूपी में काम, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है वो यूपी में काम करता है और उसके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा वो हिंदी होगा। सडनली उसका ट्रांसफर हो जाता है तमिलनाडु में, जहाँ पे कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है वो तमिल है, तो वहाँ पे जाके उस बच्चों को अडेप्ट करने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इस पॉइंट, जो ये लोकल लैंग्वेज में पढ़ाए जाने वाली बात है उसको लेकर के। अब ये आर्ग्यूमेंट भी है कि अगर कोई बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज या अपनी मदर टंग में किसी चीज़ को सीखता है, तो वो उस नॉलेज को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है, चीज़ों को बहुत कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से समझता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि उसकी ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हो, उसे किसी इंटरव्यू में बेहतर रिजल्ट दे पाएगी, जहाँ पे कि अगर कोई ऐसा बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है जिसकी क्वालिफिकेशन इंग्लिश में हुई हो। तो अब ये एक डिबेटेबल इशू है, इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। मगर बात यह है, अगर कोई मेरा ओपिनियन पूछे तो मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आजकल उसका महत्व बहुत ज़्यादा है और हमें इंग्लिश को अपने एजुकेशन का हिस्सा बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं कॉलेज में एंट्रेंस की। तो अभी तक ऐसा होता था कि आपके क्लास 12th के मार्क्स ये डिसाइड करते थे कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यानी कि अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए होता था तो आपको क्लास 12 में बहुत अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी था। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है एनटीए यानी जो नेशनल टेस्टिंग एकेडमी है, वो उन्होंने एक एग्ज़ाम स्टार्ट किया है, या इस पॉलिसी के तहत वो एक एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा CEE यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम क्लास 12th के बाद होगा और किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन इस एग्ज़ाम में जो आपने मार्क्स स्कोर किया है उसके बेसिस पर मिल सकता है। और ये जो मार्क्स है ये इंडिया में पैन इंडिया वैलिड होगा, चाहे आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए या गुजरात से आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में ये मार्क्स जो है वैलिड होगा आपका। इस एग्ज़ाम की एक अच्छी बात ये भी है कि ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होंगे। तो किसी वजह से अगर आप पहली बार इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और आपका एग्ज़ाम अगर ख़राब होता है, तो आप 6 महीने बाद दोबारा इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर जो दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज है जैसे कि आईआईटी है, मेडिकल है, लीगल है, इन सब चीज़ों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पहले की तरह ही होते रहेंगे, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स को भी ये एनटीए ही कंडक्ट करता है और वो सब एग्ज़ाम्स पहले की तरह ही होते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि अब जो इसमें समस्या है वो ये है कि ये जो नियम है ये किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। यानी गवर्नमेंट ने सिर्फ इसे अभी तक मैंडेटरी बनाया नहीं है किसी कॉलेज के ऊपर कि उन्हें इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो देखने वाली बात होगी कि कॉलेजेस इसको कितना फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हमारे देश में अब तक हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता था यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मगर अब यूजीसी को हटा करके बना दिया गया है HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा, ये जो कॉलेजेस में एफिलिएशंस होते हैं, ये जो जैसे कि आपने देखा होगा दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड टू दैट यूनिवर्सिटी,
तो ये जो एफिलिएशंस की का जो सिस्टम है इसको भी पूरी तरह से स्क्रैप किया जाएगा और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी दी जाएगी कि वो खुद ही अपने कोर्सेज चलाएं और खुद ही उसकी डिग्री वो इशू कर सकें। जो अगला मेजर चेंज है वो ये है कि कॉलेजेस में मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम लाया जाएगा, यानी कि अब एक कॉलेज सिर्फ आर्ट्स का कॉलेज या सिर्फ साइंस का कॉलेज या सिर्फ कॉमर्स का कॉलेज बन के नहीं रह जाएगा। हर कॉलेजेस को मल्टीपल डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करने होंगे अपने अंदर, जिसमें कि अगर कोई बच्चा चाहे तो किसी भी स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को चुन के पढ़ाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है और उसे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री और केमिस्ट्री को कंबाइन करके पढ़ सकता है। किसी को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है और उसे फिजिक्स में भी इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स को लेकर पढ़ सकता है। और ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, इस तरह से वो किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन को बनाकर और अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स को लेकर के ग्रेजुएशन कर सकता है। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएगी जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले रिसर्च को फंड करेगी। एक और जो मेजर चेंज किया गया है वो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। आपको मालूम होगा कि पहले क्लास 12th के बाद आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ता था बैचलर्स डिग्री हासिल करने के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसे 4 साल का बना दिया है और उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस रखे हुए हैं। अब ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन क्या है उसको जरा डिटेल में समझते हैं। मान के चलिए कि आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और 1 साल तक आपने पढ़ाई करी और उसके बाद फिर आपने किसी वजह से कोर्स छोड़ दिया। तो पहले क्या होता था कि आपकी वो 1 साल की पढ़ाई वेस्ट हो जाया करती थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब वो 1 साल की जो आपने पढ़ाई करी है उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा या ये कहा जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट कोर्स किया है। अगर आप 2 साल बाद एग्जिट करते हैं तो आपको जो है एक एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडवांस डिप्लोमा किया है। अगर आपने 3 साल की पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको नॉर्मल बैचलर्स डिग्री दी जाएगी और उसी में अगर आपने 4 साल की पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको बैचलर डिग्री विथ रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसमें जो ये है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, इसमें आपने किसी भी पॉइंट पर अगर पढ़ाई छोड़ दी किसी प्रॉब्लम की वजह से तो जितनी पढ़ाई आपने ऑलरेडी की है वो वेस्ट नहीं होगी, उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जिसको कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लॉन्च किया गया है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर कोर्स करते हैं और किसी वजह से आप उसे बीच में छोड़ देते हैं तो उस कोर्स को कंप्लीट करने के दौरान जो भी क्रेडिट या जो भी मार्क्स आपको मिले उस मार्क को आप अपने पास या इंस्टीट्यूशन अपने पास डिजिटली स्टोर करके रखेंगे और जब भी आप दोबारा से उस कोर्स को रिज्यूम करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, वो जो क्रेडिट आपने ऑलरेडी हासिल कर लिया है वो आपके पास रहेगा और उसके अलावा जितने क्रेडिट्स की जरूरत होती है उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ उतने ही क्रेडिट्स के लिए आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। मान के चलिए कि पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 20 क्रेडिट चाहिए और 10 क्रेडिट आपने पहले ही हासिल कर लिया है अपने 1 साल की पढ़ाई में, तो अगली बार आपको आके सिर्फ 1 साल की पढ़ाई करनी है और बाकी के बचे 10 क्रेडिट्स लेने हैं, आपको आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है वो ये है कि जो एमफिल की डिग्री है उस एमफिल के कोर्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो पहले क्या होता था कि पहले आप 3 साल का बैचलर्स करते थे, फिर 2 साल का मास्टर्स करते थे, आपका एमफिल करते थे और उसके बाद फिर आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते थे। मगर अब क्या है कि आप मास्टर्स करने के बाद डायरेक्टली पीएचडी में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आपको ये एमफिल वाले कोर्सेज को करने की जरूरत नहीं है, इसे सब गवर्नमेंट ने पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया है। इस पॉलिसी ने फॉरेन कॉलेजेस को भी हमारे देश में कैंपसेस लगा सेटअप करने की परमिशन दे दी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को पढ़ने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं टीचर्स के रिक्रूटमेंट की। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, वो मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट हेल्प री-एस्टैब्लिश टीचर्स एज मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड एसेंशियल मेंबर ऑफ अवर सोसाइटी एज दे ट्रूली शेप द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये कि अब टीचर्स को वापस से सबसे समाज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाना ज़रूरी है और क्योंकि टीचर्स के हाथ में ही नेक्स्ट जनरेशन होती है तो टीचर्स को जो उनका ड्यू क्रेडिट है और जो रिस्पेक्ट है वो मिलना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि टीचर्स का जो ये टेट का एग्ज़ाम होता है उसे और बेहतर बनाएगी। टीचर्स को अब
अपने ट्रेनिंग के दौरान, यानी कि जब उनकी रिक्रूटमेंट होती है उस वक्त उन्हें लाइव डेमो क्लासेस देने होंगे। लाइव डेमो क्लासेस देने का फ़ायदा ये होता है कि टीचर्स का मोटिवेशन, उनका टीचिंग स्किल और उनका लैंग्वेज कि वो बच्चों से किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, इन सब के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। साथ ही में इसमें ये भी कहा गया है कि अब टीचर्स के जो है वो ट्रांसफर्स जितने हो सके उतने मिनिमाइज किए जाएंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे एक ही टीचर से लंबे समय तक पढ़ते हैं तो उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि गवर्नमेंट ने अब 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जो है वो मतलब एजुकेशन पॉलिसी के तहत लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि 12th के बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको टीचर बनना है तो आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करके और फिर 2 साल के बीएड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जो है वो 4 साल, 12th के बाद 4 साल का बीएड करके आप टीचर्स बन सकते हैं और ये टीचर्स के प्रोफेशन में जा सकते हैं। अब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट की। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो एजुकेशन सेक्टर पे अपने जीडीपी का 6% खर्च करेगी। खैर ये टारगेट तो पहले भी सेट किया गया था मगर आज तक अचीव नहीं किया जा सका है। तो आज जो करेंटली जो सरकार खर्च करती है वो स्टेट और सेंटर मिला के 4.43% ऑफ जीडीपी खर्च करती है, जो कि तो जो ये 6% का टारगेट जो है ये बहुत ही एम्बिशियस है, लेकिन अच्छा भी है। अगर गवर्नमेंट इतना खर्चा एजुकेशन के ऊपर करे तो डेफिनेटली हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो बहुत अच्छा डेवलप होगा और इससे लॉन्ग टर्म में देश को बहुत फ़ायदा होगा। मगर एट द एंड यही कहूँगा कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये असल में एक ब्रॉड गाइडलाइंस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है और स्टेट गवर्नमेंट पे ये मैंडेटरी नहीं है। वजह यह है कि एजुकेशन जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की कानून बना सकती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि स्टेट्स जो है इस पॉलिसी को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। मगर देखा गया है कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अक्सर मिलके और एक दूसरे से सहमति के साथ ही जो है वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो होपफुली इसे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये सारा कुछ जो है अचीव करने का टारगेट सेट किया गया है 2040 तक। तो ये देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट जो है वो कितनी जल्दी इसे अचीव कर पाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो ये अपडेट हम आपके पास लेकर आए इसमें हम आपको सारे बातें ब्रॉडली बताने में सफल रहे होंगे। अगर इसको लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और आप ये भी हमें कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद है और कौन सी ऐसी बातें जो आपको पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो तक अपने फ्रेंड विजय दुबे को दीजिए इजाज़त। चलो ट्यूशन करेगा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।